हाँ, तो 12th क्लास देखिए बेटा, आपका लास्ट पद चल रहा था। ठीक है, तो अर्थ देखिए इसका। तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरा पंचम देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। अब देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि तम पर धावा रवि किरण समाज को। तम का अर्थ यह अंधेरे से लिया गया है। ठीक है, तम का अर्थ बेटा यहाँ किससे लिया गया, अंधेरे से लिया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि ये अंधेरे पर किसका प्रभुत्व रहता है, सूर्य की किरणों का। ठीक है, समाज में जब अंधेरा व्याप्त रहता है चारों ओर, जब अंधेरा छाया रहता है तो उस पर किसका अधिकार रहता है, रवि किरण यानी सूर्य की किरणों का उस पर अधिकार रहता है। ठीक है, अर्थात जहाँ पर सूर्य की किरणें रहती हैं वहाँ पर अंधकार नहीं रहता है। ठीक है बेटा, क्या बताया गया है कि जहाँ सूर्य की किरणें रहती हैं, ठीक है, वहाँ पर अंधकार नहीं टिक पाता है। ठीक है, तो क्या बताया इसमें कवि ने, तम पर दावा रवि किरण समाज को, कि समाज में जहाँ अंधेरा व्याप्त रहता है वहाँ पर सूर्य की किरणों का हमेशा अधिकार रहता है। पूरा पंचम देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। अब देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जहाँ जहाँ पर भी पातशाही यानी मुगल सेना है वहाँ पर दावा शिवराज को, वहाँ पर छत्रपति शिवाजी का अधिकार है। ठीक है बेटा, क्या बताया इसमें कि पूरा पश्चिम देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। तो इसमें कवि ने बताया है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ जहाँ पर भी पातशाही यानी मुगल सेना है वहाँ पर दावा शिवराज को, वहाँ पर छत्रपति शिवाजी का अधिकार है। ठीक है बेटा, तो इसमें अब देखिए किसका इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जो मुगल सेना है, ठीक है, उस पर इसके जो किससे भयभीत रहता है, वो छत्रपति शिवाजी के शौर्य और पराक्रम से वो भयभीत हो जाते हैं। ठीक है, तो शिवाजी जो हैं उनके पराक्रम का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, और दूसरा है कि इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, तीसरा है इसमें कौन से कवित का इसमें प्रयोग किया, कौन से छंद का इसमें प्रयोग किया गया, यानी कवित छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा, अनुप्रास यमक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, शिवाजी के शौर्य का इसमें वर्णन किया गया है और कवित छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, और विभिन्न प्रकार के उपमानों के माध्यम से शिवाजी के शौर्य की इसमें अभिव्यक्ति हुई है। कि कौन कौन से इसमें उपमान दिए गए हैं, नाग के समूह पर, यानी जिस प्रकार से गरुड़ का जो अधिकार होता है वो नाग के समूह पर होता है, किस तरह से जो हाथियों का समूह होता है उस पर शेर का अधिकार रहता है। ठीक है, किस तरह से अंधेरे पर सूर्य की किरणों का अधिकार रहता है, तो इन सब का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है बेटा, और कौन से गुण का इसमें प्रयोग किया गया है, इसमें प्रयोग किया गया है ओज गुण का। ठीक है बेटा, कौन से गुण का प्रयोग किया गया है, ओज गुण का प्रयोग किया गया है, और इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, कौन से गुण का इसमें प्रयोग किया गया है, ओज गुण का इसमें प्रयोग हुआ है, और कौन से रस का इसमें प्रयोग किया गया है, वीर रस का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा, अब इसके प्रश्न देख लीजिए। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है इसमें कि बनत शब्द का क्या अर्थ है। क्या अर्थ है बनत शब्द का, अर्थ है कहना। ठीक है बेटा, बनत शब्द का क्या अर्थ है इसमें, कहना। और दूसरा क्या है देखिए, कवि किसकी भुजाओं पर धरती का भार मानता है। अब बताइए बेटा, इसमें किसकी भुजाओं पर धरती का भार माना गया है, यानी शिवाजी की भुजाओं पर। ठीक है बेटा, छत्रपति शिवाजी की भुजाओं पर कवि ने धरती का भार माना है। आगे देखिए पहला प्रश्न देखिए अति लघुतरात्मक का, कि भूषण के संकलित छंदों में कौन सा रस और कौन सा गुण बताया गया है। आपके परिचय में आ गया था कि इन्होंने कौन से रस का इसमें प्रयोग किया है, वीर रस का प्रयोग किया है। ठीक है बेटा, कौन से रस का इसमें प्रयोग किया गया है, वीर रस का इसमें प्रयोग हुआ है। और कौन से गुण का इसमें प्रयोग हुआ है, ओज गुण का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा, जो सारे छंद यानी वीर रस के ये कवित हैं, तो जो पूरे इसमें पांचों कविता हैं, ठीक है, तो कौन से छंद का भी इसमें प्रयोग आ जाएगा, पूरे पांचों पदों में इसमें कवित छंद का प्रयोग आ जाएगा।
ठीक है बेटा, पूरे पांचों छंदों में इसमें कौन से गुण का प्रयोग आ जाएगा? ओज गुण का इसमें प्रयोग आ जाएगा और पूरे पांचों छंदों में इसमें वीर रस का प्रयोग आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आगे देखिए कौन से रस का इसमें प्रयोग किया गया है? वीर रस का। ठीक है, और कौन से गुण का इसमें प्रयोग किया गया है? ओज गुण का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा, आगे देखिए कवि भूषण की दो रचनाओं के नाम बताइए। अब देखिए बेटा, परिचय में आपके इनकी बहुत सारी रचनाएं आई हैं। शिवा भावनी इनकी रचना का नाम है। ठीक है, शिवराज भूषण इनकी रचना का नाम है। ठीक है, और कौन सी? छत्रसाल दशक है इनकी रचना का नाम। शिवा भावनी इनका रचना का नाम है। ठीक है, और भूषण उल्लास इनकी रचना का नाम है। तो कोई सी भी दो रचना आपको इसमें लिखनी है। शिवा भावनी जो है इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। ठीक है, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और भूषण हजारा, ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो कोई सी भी दो रचनाओं के आपको नाम लिखने हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए लघुतरात्मक का पहला प्रश्न देखिए कि भूषण ने अंधेरे पर किसका अधिकार बताया है। अब देखिए हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि भूषण ने अंधेरे पर किसका अधिकार बताया है? सूर्य की किरणों का। ठीक है बेटा, भूषण के शौर्य और प्रताप का इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें भूषण ने रवि किरण समाज को बताया ना अभी कि तम पर दावा रवि किरण समाज को। ठीक है, यानी समाज में जो अंधेरा व्याप्त है, ठीक है, उस पर किसका अधिकार रहता है? उस पर सूर्य की किरणों का अधिकार रहता है। ठीक है, आगे देखिए सहस्त्रबाहु पर किसने विजय प्राप्त की थी। अब देखिए बेटा, सहस्त्रबाहु पर परशुराम जी ने विजय प्राप्त की थी। और जो सहस्त्रबाहु जो था, ठीक है, वो भी क्या था? सहस्त्रबाहु भी क्या था? बलशाली था, योद्धा था। ठीक है, परंतु सहस्त्रबाहु जो था उसने जो परशुराम के पिताजी थे, ठीक है, उसकी गाय को छीन लिया था। ठीक है, सहस्त्रबाहु ने क्या किया था? सहस्त्रबाहु ने जो परशुराम के पिताजी थे उनकी गाय को उसने छीन लिया था। तो इसी बात का बदला उन्होंने परशुराम जी को, इस बात से क्रोध आ गया था, तो क्रोधित होकर के उन्होंने सहस्त्रबाहु पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है बेटा, तो सहस्त्रबाहु पर किसने विजय प्राप्त की थी? सहस्त्रबाहु ने परशुराम, यानी सहस्त्रबाहु पर परशुराम जी ने विजय प्राप्त की थी, क्योंकि परशुराम जी के पिताजी थे, उनकी गाय को सहस्त्रबाहु ने बलपूर्वक छीन लिया था और ये बात परशुराम को अच्छी नहीं लगी थी। इस तरह उन्होंने क्रोधित होकर के सहस्त्रबाहु का क्या कर दिया था? परशुराम जी ने वध कर दिया था और सहस्त्रबाहु पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है बेटा, अब देखिए वितुंड पर किसका अधिकार होता है। पहले तो ये देखिए वितुंड का अर्थ क्या होता है। वितुंड का अर्थ होता है हाथियों के समूह से इसमें लिया गया है। ठीक है बेटा, वितुंड का अर्थ किससे लिया गया है? हाथी से इसमें वितुंड का अर्थ लिया गया है। ठीक है, तो उस पर किसका अधिकार होता है? यानी मृगराज सिंह, यानी मृगों के राजा सिंह का उसमें अधिकार रहता है। ठीक है, सिंह क्या होता है? शक्तिशाली होता है। तो उस सिंह के सामने कोई भी पशु टिक नहीं सकता है। सिंह से कितना बड़ा होता है? हाथी, परंतु सिंह ज़्यादा बलशाली होता है। ठीक है, तो सिंह का अधिकार किस पर रहता है? हाथी पर रहता है। ठीक है, तो आगे देखिए, अब देखिए पठित अंश के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के कवि थे। अब देखिए बेटा, इसमें आपको क्या बताना है कि पठित अंश के आधार पे बताइए कि भूषण वीर रस के कवि थे। अब भूषण कौन से काल के कवि थे? पहले तो रीति काल के कवि थे। ठीक है, भूषण रीति काल के कवि थे, लेकिन वीर रस की रचना करने वाले भूषण ही अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की थी। यानी वीर जो रीति काल के जो कवि थे भूषण, उन्होंने रीति काल में कौन से रस में कविताएं लिखी थी? वीर रस में लिखी थी। तो वीर रस में कविताएं लिखने के कारण ये क्या थे? अत्यधिक प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, प्रसिद्धि उनको मिली थी। ठीक है, और इसमें उन्होंने इसके अलावा जो राष्ट्रीय भावना की जो कविताएं हैं वो भी इन्होंने लिखी थी। यानी इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना भी देखने को मिलती है। ठीक है, वीर रस में ही इन्हें कविताएं लिखना क्या लगता था? अच्छा लगता था। ठीक है, तो जब शिवाजी और छत्रसाल की वीरता और पराक्रम का इन्होंने क्या किया है, जो शिवाजी है और छत्रसाल हैं, ठीक है, तो उसमें इन्होंने जो वीरता है, ठीक है, और उनकी पराक्रम का बखान इन्होंने किया है।
ठीक है बेटा। और ये क्या रहे थे, छत्रसाल और शिवाजी दोनों के क्या रहे थे, ये दरबार में रहे थे। ठीक है। तो रीतिकाल के जो कवि हैं वो पहले तो क्या करते थे, राजाओं की क्या करते थे, वो झूठी प्रशंसा करते थे। ठीक है। परंतु भूषण क्यों अलग थे उनमें, क्योंकि राष्ट्रीय भावना की जो झलक है उनकी रचनाओं में यानी कविताओं में हमें देखने को मिलती है। और ओज गुण और वीर रस का भी उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है। और जो औरंगजेब है उसके अत्याचारों का सामना करते हुए इन्होंने विजय प्राप्त की थी। ठीक है। इस तरह से इनके जो वीरता का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपको पद लिखने हैं, पहला पद आया था कि किस तरह से शिवाजी, ठीक है, 2 लाइनें आपको शुरू की कौन सी लिखनी है, वीर रस में। वीर रस के कवि थे, किससे पता चलता है ये, वैसे तो इनके सारे पद ही वीर रस के हैं। ठीक है। लेकिन आपको शुरू की 2 लाइनें लिखनी है कि किस तरह से जो सर्जा शिवाजी हैं वो अपने अंगों में उत्साह धारण करके, ठीक है, अपनी सेना के साथ किसके लिए निकल पड़ते हैं, युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं, यानी जंग जीतने के लिए वो निकल पड़ते हैं। ठीक है बेटा। तो ये 2 पंक्तियां आपको लिखनी है कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। ठीक है बेटा। तो क्या लिखना है कि किस प्रकार से जो शिवाजी हैं वो अपनी सेना के साथ अपने अंगों में उत्साह धारण करके जंग जीतने के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक है बेटा। 2 पंक्तियां आपको ये लिखनी है और इसके अलावा आप कोई सी भी 2 पंक्ति लिख सकते हो। ठीक है। क्योंकि इनकी सारी ही जो पद हैं उनमें किसका वर्णन मिलता है हमें, वीर रस का। ठीक है। तो इसके अलावा आप कोई सी भी 2 पंक्ति इसमें लिख सकते हो, क्योंकि वीर रस पर क्या था इनका प्रभावपूर्ण इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है बेटा। और देखिए इसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि वीर रस की जो अभिव्यक्ति है, ठीक है, इनकी कविताओं में हमें देखने को मिलती है। ठीक है। और ओजस्विता यानी वीर रस के कारण ये क्या हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है बेटा। और इसके अलावा इन्होंने जो औरंगजेब की दुराचारपूर्ण नीति थी उनका इन्होंने विरोध किया था। ठीक है। उनका तो विरोध किया था, लेकिन जो अकबर था उसके अच्छे शासन की भी इन्होंने प्रशंसा की थी। ठीक है बेटा। औरंगजेब की नीतियों का तो क्या किया था, इन्होंने विरोध किया था। ठीक है। लेकिन जो सम्राट अकबर थे, ठीक है, उनके अच्छे शासन की भी इन्होंने प्रशंसा की थी। ठीक है। तो कौन से ये कवि थे कि राष्ट्र भावना का पूरे देश में प्रसार करने वाले ये कवि थे। और इनकी कविता हमें किसका संदेश देती हैं, राष्ट्रीय भावना का संदेश इनकी कविताओं से हमें मिलता है। ठीक है। तो जो इनकी लड़ाई थी वो जातिगत नहीं थी, बल्कि कैसी थी, राष्ट्रीयता की थी। ठीक है। जातिगत नहीं थी, बल्कि वो क्या, यानी अपने देश को दुराचारपूर्ण नीतियों से क्या करना चाहते थे, ये छुटकारा दिलाना चाहते थे। ठीक है। इसीलिए इन्होंने औरंगजेब की नीति का क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है कि किस प्रकार से इन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अत्याचारों के विरुद्ध उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमें इनकी कविताएं हमें राष्ट्रीयता का संदेश देती हैं। ठीक है। अब आगे देखिए जो सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है कि तेरी ही बुझानी पर बदनाम धरातल है। अब देखिए बेटा इसमें क्या बताया गया है कि तेरी ही बुझानी पर यानी क्या बताया गया था इस पे कि जो वास्तविक भार है, ठीक है, वो किसकी भुजाओं पर है, किसकी भुजाओं पर है वास्तविक भार, शिवाजी की भुजाओं पर है। ठीक है। तो कवि ने इसमें क्या बताया है कि जो वास्तविक इस संसार का भार है वो तुम्हारी ही भुजाओं पर है। ठीक है। और बदनाम धरातल है, यानी जो ईश्वर को इसको श्रेय दिया जाता है कि ईश्वर के ऊपर भार है, ये क्या है, झूठ है। ठीक है। जो वास्तविक भार है वो तुम्हारी ही भुजाओं पर है, यानी जो तुम्हारा कर्तव्य है वो संसार का, जो तुम्हारा जन्म हुआ है वो संसार का पालन पोषण करने के कारण ही हुआ है। ठीक है बेटा। तो इसका इसमें इस तरह से आपको क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है। कि किस तरह से शिवाजी का जो पुत्र है वो समर्थ और क्या है, शक्तिवान है। ठीक है। भूषण क्या कहते हैं कि इस संसार में केवल तुम्हारा ही क्या है, जीवन सफल है। ठीक है। और जो तुम्हारी तलवार है वो क्या है, मुगलों का काल है।
ठीक है। और जो काल धरातल है, यानी काल बदनाम धरातल है, और धरातल पर बिना किसी कारण ही क्या है, कौन बदनाम है, काल बदनाम है। यानी वास्तविक रूप से तुम्हारी तलवार ही शत्रुओं का संहार करती है। ठीक है बेटा, तो इसका इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आपको पहले क्या लिखना है, इसमें कठिन शब्दार्थ लिखने हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिखना है, आपको प्रसंग लिखना है। तीसरा क्या लिखना है, व्याख्या लिखनी है। और चौथा क्या लिखना है, आपको विशेष लिखना है। ठीक है बेटा, अब देखिए इंद्र जिमी जम पर शिवराज। अब देखिए इसमें क्या बताया गया था कि जिस, यानी कौन कौन से उपमानों से इनको तुलना की गई थी, कि किस तरह से ही इंद्र का तो किस पर अधिकार रहता है, जम्बासुर पर अधिकार रहता है। और किस प्रकार से वाड़ा अग्नि का किस पर अधिकार रहता है, समुद्र पर रहता है। राम का रावण पर रहता है। ठीक है, और मृगों के समूह पर चीता का रहता है। ठीक है, और हाथियों के समूह पर किसका रहता है, शेर का रहता है। और कंस पर किसका रहता है, कंस पर किसका रहता है, कृष्ण का रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो मुगलों का वंश है उस पर किसका अधिकार है, शिवाजी का अधिकार है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आपको इसकी क्या करनी है, भावार्थ बता करके व्याख्या करनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आपको उसी तरीके से करना है कि पहला पॉइंट तो आपको इसमें क्या लिखना है, पहला लिखना है आपको कठिन शब्दार्थ इसमें बताने हैं। दूसरा आपको इसमें प्रसंग लिखना है। ठीक है, दूसरा इसमें आपको क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है। तीसरा आपको व्याख्या बतानी है। और चौथा आपको विशेष लिखना है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको इसकी व्याख्या करनी है दोनों की। ठीक है, जो आगे पाठ है उसको हम कल पढ़ेंगे।